तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ना है कि हमारे पास ब्लड ग्रुप्स होते क्या हैं। ये हम लोग पहले पढ़ते आ चुके हैं। लेंस ट्रेनर जो था उसका प्रिंसिपल, उसके लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते आ चुके हैं। हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास टाइपिंग तकनीक कौन कौन सी है, यानी कि ब्लड ग्रुप की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। हम लोग ये देखेंगे कि इसमें फर्दर मेथड कौन कौन से आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है ना कि ब्लड चाहिए क्यों है भैया आपको। वाई देर इज अ नीड फॉर द ब्लड। हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करवा रहे हैं तो देन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर ब्लड ग्रुपिंग। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर ब्लड ग्रुपिंग। सो हमारे आपके जहन में क्या कुछ आता है कि अगर किसी पर्सन को आप ब्लड ग्रुपिंग करवा रहे हो, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, तो व्हाट कैन बी द केसेस जिसमें उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो सकती है। नंबर वन, स्वे काइंड ऑफ एनीमिया, एक पर्सन को ब्लड की डेफिशिएंसी है। ओके, उस टाइम पे आप करवाओगे। नंबर टू पे लाइक किसी किसी कोई हिमोलिटिक डिजीज है उसको, या फिर कोई हेमोलिसिस हो गया उसको, किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया, या उसकी कोई मेजर सर्जरी है, माइनर सर्जरी है, उस केसेस में भी आपको ब्लड रिक्वायर्ड होता है, या फिर उसको कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें उसको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। अब वेन एवर देर इज अ नीड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन देन देर इज अ नीड फॉर ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है आपने, न्यूबॉर्न को हिमोलिटिक डिजीज हो गई है, उस केसेस में भी आप ब्लड ग्रुपिंग करोगे। पेटर्निटी डिस्प्यूट्स हैं, उन केसेस में भी आप ब्लड ग्रुपिंग करते हो। इसके अलावा मेडिकल लीगल यूजेस के लिए, लाइक हम लोग जिस टाइम पे अपना मेडिकल करवा रहे होते हैं उस टाइम पे वो ब्लड ग्रुप्स करवाते हैं। डिफरेंट तरह की डिजीजेस को आप ससेप्टेबल हो उस टाइम पे ब्लड ग्रुपिंग करवाते हो, और जब रूटीन का चेकअप करवा रहे होते हो उस टाइम पे भी ब्लड ग्रुपिंग करवाई जाती है। सो इस टाइम पे हम लोगों को ब्लड ग्रुपिंग की जरूरत होती है। सो हम लोग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट डे टिल नाउ हम लोग एक लॉ पढ़ते आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं लेंस स्टेनर का लॉ। अब वो लॉ क्या कहता है, वो लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है जनाब कि हमारे पास व्हेन एवर देर इज एन एंटीजन, तो उस एंटीजन की कोरस्पोंडिंग एंटीबॉडी उस पर्सन के अंदर मौजूद नहीं होगी अगर वो उस पर्सन का अपना एंटीजन है। क्या, अगर आरबीसी पर्सन के जो पर्सन है उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन मौजूद है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मौजूद नहीं होनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। एंड व्हाट इज द वाइस वर्सा, द वाइस वर्सा इज दैट कि उस पर्सन के पास जो एंटीजन मौजूद नहीं है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उस पर्सन की बॉडी में मौजूद होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये हम लोग काफी दफा बात करते आ चुके हैं। सो हमारे पास लेंस ट्रेनर का लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो पर्सन का एंटीजन है, कोरोस्पोंडिंग एंटीजन उसके आरबीसी के सरफेस पे मौजूद है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, और जो एंटीजन उसके पास अवेलेबल नहीं है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मौजूद होनी चाहिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन का मतलब यह है कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो। अब इस हिसाब से क्या होता है, अगर एक पर्सन है उसके पास ए एंटीजन है तो उसके पास ए वाली एंटीबॉडी नहीं होगी, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर उसके पास बी एंटीजन है तो उसके पास बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए लैंस स्टेनर लॉ के मुताबिक, और उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए, हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी वाली होनी चाहिए, एंटी बी। एंटी बी एंटीबॉडी। सो ये हम लोग नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं। इन अदर इंस्टांस जब हम देखें तो हमारे पास एंटी डी एंटीबॉडी नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि एक पर्सन अगर वो नेगेटिव है तो उसका एंटी डी एंटीबॉडी बनने के लिए डी एंटीजन के साथ उसका वास्ता पड़े, देन वो एंटी डी एंटीबॉडी बनाएगा। सो यहाँ अगर हम लोग देखें तो आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन मौजूद है तो इनमें एंटीबॉडी होगी बी। अगर इनके सरफेस पे जो एग्लूटिनोजिन यानी कि एंटीजन अगर मौजूद है बी, तो इसके पास एग्लूटिनिन यानी कि एंटीबॉडी मौजूद होनी चाहिए ए। अगर दोनों एग्लूटिनोजिन यानी कि एंटीजन मौजूद है ए एंड बी, तो एग्लूटिनिन यहाँ फिर एंटीबॉडी कोई भी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी एग्लूटिनोजिन यानी कि एंटीजन मौजूद नहीं है इसकी सरफेस पे, तो
दोनों तरह की ए और बी, दोनों तरह की इसके पास एंटीबॉडी यानी कि एग्लूटिनिन होनी चाहिए। ये वो बात है जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। इज दैट क्लियर ना? देन ये भी हम लोग बात करते आ चुके हैं। सो अब ये बच्चों पुराना कॉन्सेप्ट था जिसमें कहा जाता था कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं। पुराने जमाने में कहा जाता था कि जो ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, ही और शी कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन है दे आर यूनिवर्सल रिसिपिएंट, दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ऑफ द ब्लड ग्रुप। लेकिन नाउ ये चीज हमारे पास सामने आ चुकी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरा ये चीज हमारे पास सामने आई कि आइदर ग्रुप ओ हमारे पास हर किसी को डोनेट कर सकता है, लेकिन ये इस केस में या फिर ए बी किसी से भी ब्लड ग्रुप कोई भी ब्लड ग्रुप उनको लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं है क्योंकि इन केसेस में भी हमारे पास डिफरेंट तरह के ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सामने आए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेनी काइंड ऑफ एंटीबॉडीज। सो ग्रुप ओ है वो अब यूनिवर्सल डोनर नहीं रहा, और ग्रुप ए भी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट नहीं रहे, ये पहले समझे जाते थे। अब जो करंट गाइडलाइन है वो ये है कि जिसका जो ब्लड है उसको वही वाला ब्लड ग्रुप आप लगाओगे। लाइक अगर एक पर्सन का ए पॉजिटिव है तो आप उसको ए पॉजिटिव ही डोनेट करो। अगर एक पर्सन का ए बी पॉजिटिव है तो आप उसको ए बी पॉजिटिव ही दो। अगर उसका ए बी नेगेटिव है तो आप उसको ए बी नेगेटिव ही दो। इज दैट ओके? यस मैम। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की कॉन्सेप्ट वाली बात है कि जिस टाइम पे एक पर्सन को ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हो तो उस टाइम पे डोनर का तो आपने जो ब्लड लिया वो ऑलमोस्ट हमारे पास कितना होता है, मैक्सिमम 450 ml, हमने अभी कल बात की थी, वो होता है ऑलमोस्ट 450 ml। सो 450 ml में भी हमारे पास मेजर कंपोनेंट उसमें क्या होता है, आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का, प्लेटलेट्स का, यानी कि सेल कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। सो सीरम, और सॉरी सीरम नहीं होगा इसमें, प्लाज्मा होगा क्योंकि एंटीकोएगुलेंट होता है। तो इसमें जो प्लाज्मा का कंटेंट होता है वो कम होता है। अब जिस पर्सन के अंदर, रेसिपिएंट के अंदर वो ब्लड जा रहा है उसका, उसके अंदर तो ऑलमोस्ट एक हेल्दी पर्सन जो एडल्ट होता है उसके अंदर 5 लीटर होता है, तो उसके पास अगर 5 लीटर नहीं है तो उसके पास 3, 3.5, 4 के पास होगा ही ना। लेट्स सपोज, सपोजिशन की बात कर रहे हैं कि उसके पास लेट्स सपोज इतना है, तो उसके अंदर प्लाज्मा का कंटेंट हाई है, उसकी सारी बॉडी की जितनी भी एंटीबॉडी है वो सारी की सारी उसकी ब्लड के अंदर मौजूद है। तो एंटीबॉडीज की मौजूदगी रेसिपिएंट की ज्यादा स्ट्रोंग है या फिर डोनर की ज्यादा स्ट्रोंग है, इस कॉन्सेप्ट को लेके? अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो एंटीबॉडीज को हिसाब से देखें तो रिसिपिएंट की एंटीबॉडी ज्यादा स्ट्रोंग है या फिर डोनर की ज्यादा स्ट्रोंग है जो कि कम अमाउंट में है, और या फिर रिसिपिएंट जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में है? और डोनर की जब उस पर्सन के ब्लड के अंदर जाएगा ब्लड, तो वो फर्दर भी आगे डाइल्यूट होके वो और भी ज्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में हो जाएंगी एज कम्पेयर टू व्हेन दे वर आउटसाइड द बॉडी। क्या कहते हैं आप लोग? यूनिवर्सल रेसिपी। क्या कह रहे हैं बच्चे आप? यूनिवर्सल रेसिपी। बच्चे मैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट या डोनर की बात नहीं करी, आई एम आस्किंग यू अ जनरल क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट कि इन अभी वाले लेक्चर से हटके एक डिफरेंट बात कर रही हूँ मैं, वो ये है कि हमारे पास जो एंटीबॉडी है वो किसकी ज्यादा स्ट्रांग होंगी, वो एक डोनर की ज्यादा स्ट्रांग होंगी या फिर वो रेसिपिएंट की ज्यादा होंगी? मैं यूनिवर्सैलिटी की बात नहीं करी, आई एम आस्किंग यू जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन कि हमारे पास जो डोनर होता है उसकी एंटीबॉडीज कम क्वांटिटी में होती है क्योंकि वो मैक्सिमम 450 ml ब्लड जो है वो डोनेट कर रहा होता है। अब वो फर्दर उस पर्सन की बॉडी के अंदर जाके फर्दर क्या होती है, आवाज नहीं आ रही? इज माई वॉइस क्लियर नाउ? यस मैम। इज माई वॉइस क्लियर नाउ? Hey everyone, is my voice clear now?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो माय क्वेश्चन वाज दैट बच्चों के अब एक जो डोनर है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो ये है कि एक जो डोनर है वो ब्लड डोनेट कर रहा है, अब उसके ब्लड में जो एंटीबॉडीज की क्वांटिटी है वो सिर्फ उतने में आएगी जो कि 450 ml के अंदर आ रही है। क्रिस्टल क्लियर है भाई, शुक्रिया अब्दुल्ला। और दूसरा वो पर्सन है रिसिपिएंट जिसका पूरा का पूरा ब्लड उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, सारी की सारी एंटीबॉडी उसके ब्लड के अंदर मौजूद है। तो एंटीबॉडी का पलड़ा किस साइड पे भारी होगा जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कोज कर सकता है, एक डोनर का या फिर एक रिसिपिएंट का? Recipient का. रिसिपिएंट का। आपको मैं इस क्वेश्चन यहाँ तक लेके आना चाह रही थी कि जिस टाइम पे आप डोनेशन करोगे तो उस टाइम पे अगर आप ज्यादा ये देखोगे कि एंटीबॉडी रिसिपिएंट में कौन से वाली है, और जो हमारे पास एंटीजन्स जो हैं वो उसके हम ज्यादा देख रहे होते हैं, जो डोनर है उसके। जब हम लोग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के हवाले से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि रिएक्शन मेजरली इसी वजह से आ रहा होता है, डोनर की एंटीबॉडी तो ऐसा जितना रिएक्शन कोज ही नहीं करेंगी जितना कि हमारे पास रिसिपिएंट की एंटीबॉडी रिएक्शन कोज करेंगी। सो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। देन हम बात करते हैं एबीओ टाइपिंग तकनीक्स की। इसमें हमारे पास कौन कौन से टेस्ट आते हैं? हम लोग स्लाइड टेस्ट करते हैं, ट्यूब ट्यूब तकनीक होती है, माइक्रोप्लेट होती है, जेल टेस्ट सिस्टम होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन है वो ये है स्लाइड टेस्ट और ट्यूब टेक्निक, ये दोनों होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट स्लाइड के बारे में। स्लाइड वाला है इजिली, आप सिंपल सीधा सीधा हाथों से परफॉर्म किया और आपको सामने जल्दी जल्दी रिजल्ट नजर आ जाते हैं। काफी देर से यूज होता आ रहा है और प्रीलिमिनरी टेस्टिंग टाइप है, और कैंप्स वगैरह में भी आप इसको इजिली यूज कर सकते हो। रूटीन में तो यूज होता है आई थिंक सो, पाकिस्तान के लेवल पे जब हम लोग हमारे कंट्री के लेवल पे देख रहे होते हैं तो मोस्टली ये रूटीन टेस्ट में ही यूज हो रहा होता है। सेंसिटिविटी इसकी थोड़ी कम है बिकॉज आप एक ड्रॉप एक एंटीबॉडी का ऐड कर रहे हो, एक ड्रॉप जो है ब्लड का एंटीजन का आरबीसी का ऐड कर रहे हो। सो ये चीजें होती हैं, और एक एक ड्रॉप ऐड कर रहे हो तो वो जल्दी से ड्राई भी हो जाएगा तो आपको रिएक्शन का इतना जल्दी पता नहीं चलता। अब इसमें जो एंटी सीरा यूज हो रहे होते हैं वो हम लोग बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं इसमें हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स आती हैं, एक होती है फॉरवर्ड और एक होती है रिवर्स। तो ये हम लोग फर्दर बात करते हैं। तो इसमें जो एंटी सीरा दोनों में यूज हो रहे होते हैं वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं। वन इज एंटी ए एंटीबॉडी जो कि ब्लू कलर का एंटी सीरा होता है, सोल्यूशन होता है। दूसरा होता है एंटी बी एंटीबॉडी जो कि हमारे पास येलो कलर का सोल्यूशन होता है। और थर्ड वन इज हमारे पास ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है जो कि एंटी डी एंटीबॉडी का होता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ये एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता 83%, 83%, 80 और 3, थोड़ा और कर लें। देन स्लाइड ग्रुपिंग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, इसे रूम टेम्परेचर पे या फिर थोड़े कम टेम्परेचर पे करना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे नहीं करना चाहिए। आपके पास जो आप स्लाइड यूज कर रहे हो स्लाइड आपकी ड्राई होनी चाहिए और उसको आप अच्छे से लेबल करो कि ये किस पर्सन की है। एंटी सीरा जो आप यूज कर रहे हो, एंटी सीरा आपने हमेशा तब ऐड करनी है जिस टाइम जिस आपने अपने सेल को ऐड करने से पहले एंटी सीरा ऐड करने हैं। और सेल किस में मौजूद होते हैं? वो आपके ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। रिजल्ट्स को आपने फौरन देखना है, वो क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि जल्दी ड्राई हो जाता है, और अगर इसमें कोई किसी किस्म की हेमोलिसिस भी आ रही है तो उसमें भी ये क्या होगा, ये पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा। ब्लड सैंपल इसमें कौन सा लिया जाता है बच्चों? ब्लड सैंपल इसमें हमारे पास बेसिकली लिया जाता है ईडीटीए। वाइल के अंदर जो एंटी कोएगुलेंट ईडीटी यूज किया जाता है, ईडीटीए यानी कि लेवेंडर कलर की जो लेवेंडर टॉप की जो वाइल होती है, हम उसमें ईडीटीए वाला ब्लड कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी स्लाइड्स को लेबल कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन को नंबर दिया हुआ 1 2 3 4, तो मैं उसको वो नंबर दे दूंगी। देन मैंने उसको लेबल कर देना, उसके ऊपर मार्क करना है गोल दायरों से। देन मैंने इसमें अपने तीनों एंटी सीरा ऐड करने हैं, एंटी ए एंटीबॉडी वाला, एंटी बी वाला और एंटी डी वाला। इन तीनों को मैंने ऐड करना है। देन देन मैं क्या करूंगी, देन मैं इनके अंदर एक एक ड्रॉप ब्लड का ऐड करूंगी। अब बच्चों ब्लड हम लोग दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। नंबर वन कि आप, एक जो हमारे पास बहुत कॉमन टेक्निक यूज हो रही होती है वो ये होती है कि हमारे यहाँ किया जाता है वो बात कर रही हूँ मैं। हमारे यहाँ एक पर्सन को लेंसेट की मदद से उसकी फिंगर पे प्रिक किया जाता है नियर द नेल, लेकिन नेल के बहुत ज्यादा करीब भी आपने उसको प्रिक नहीं करना। देन उसको थोड़ा सा स्क्वीज करके 3 ड्रॉप्स ब्लड के
इसके ऊपर ट्रांसफर किए जाते हैं। किस पे? स्लाइड के ऊपर। स्लाइड्स के ऊपर उनको आपने ट्रांसफर करना है, देन आपने थोड़ा ऊपर से इनके ऊपर एंटीसीरा ऐड करना है इस तरीके से, यहाँ साइड पे करके, कि वो ब्लड के साथ टच ना करे उसका जो स्टॉप हमारे पास ड्रॉपर होता है। और आप इस तरीके से करो या फिर आप एंटीकोएगुलेंट वाला जो ब्लड है उस तरीकों को लेकर करो। दोनों तरीके से आपने ब्लड ऐड करना है, एंटीसीरा ऐड करने हैं, इन दोनों को आपस में आपने मिक्स करना है। अब जब आप मिक्स करोगे तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इसको मिक्स करने के लिए जो स्टिक यूज कर रहे हो या वट एवर दे हैव प्रोवाइडेड यू, आप उसको इसके साथ, अगर आपने उसके एक साइड से आपने इसको मिक्स किया है तो आप सेम उसी वाली स्टिक से इसको मिक्स नहीं करोगे ना, इसको मिक्स नहीं करोगे, आपने इनको सेपरेट रखना है, बिकॉज फिर आप क्रॉस कंटेमिनेशन कर लोगे और क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से आपके रिजल्ट्स खराब आएंगे। अब ये होते हैं एग्लूटिनेशन के रिजल्ट्स। एग्लूटिनेशन जिस तरह से हमारे पास छोटे छोटे दाने नहीं बन जाते, इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे दाने टाइप रिएक्शन आ जाते हैं। जब अगर हमारे पास रिएक्शन पॉजिटिव है तो इस तरह से हमारे पास एग्लूटिनेशन होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटी ए सीरा ऐड किया गया था और यहाँ पे एंटी डी ऐड किया गया था, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक पर्सन में रिएक्शन आया है एंटी ए एंटीबॉडी के साथ, तो इसका मतलब होगा कि उसकी सरफेस के ऊपर भी तो ए एंटीजन मौजूद था। गौर से बात सुनी आपने? एंटीजन एंटीबॉडी के साथ तब रिएक्शन करेगी जब वो एंटीजन एंटीबॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट होगा। तो इस केस में क्या है कि आपने एंटी ए सीरा ऐड किया हुआ था, अगर इस पर्सन के ब्लड में ए एंटीजन मौजूद है तो ये एंटीबॉडी उस ए एंटीजन के साथ बाइंड करके उसकी एग्लूटिनेशन करवाएगी। तो ये क्या हुआ हमारे पास? ये रिजल्ट क्या बना? ये रिजल्ट हमारे पास क्या बना? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, शाबाश बच्चों, ये हमारे पास बना ए पॉजिटिव, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन के साथ ही बाइंड करेगी, और हम यहाँ पे जो फ्रॉम आउटसाइड प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है? वो एंटीबॉडीज हैं। और हम लोग डिटेक्ट क्या कर रहे हैं? पर्सन के जो सरफेस के ऊपर एंटीजन्स मौजूद हैं, हम उनको डिटेक्ट कर रहे हैं विद नोन एंटीबॉडीज, जिसे हम कहते हैं एंटी सीरम, विद नोन एंटी सीरा। अब यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट्स पॉजिटिव लग रहे हैं? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, ऑब्वियसली ये हमारे पास बी पॉजिटिव है। बी एंटी सीरा ने बी एंटीजन के साथ बाइंड किया, यहाँ पे डी एंटी डी एंटीबॉडी ने डी एंटीजन के साथ बाइंड किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? बी पॉजिटिव। अब टेस्ट ट्यूब मेथड में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब मेथड हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर ब्लड ग्रुपिंग। इसमें आप ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उनको क्या करें? इंक्यूबेट करें, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी को ज्यादा टाइम मिल रहा है कि वापस में इन कॉन्टेक्ट आए, एज कम्पेयर टू स्लाइड टेस्ट जिसमें वो जल्दी क्या हो जाएंगे? ड्राई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्यूब्स को आप सेंट्रीफ्यूज करोगे और उसकी मदद से उनका रिएक्शन मजीद फास्ट हो जाएगा, और इवन वीकर एंटीजन भी मौजूद हैं या वीकर एंटीबॉडी भी मौजूद है, तो आपने लॉन्गर टाइम के लिए उसको इंक्यूबेट किया, उसको ज्यादा टाइम मिला एंटीजन एंटीबॉडी को आपस में, तो वो उस केस में बी पॉजिटिविटी ज्यादा अच्छी देंगे। इज दैट क्लियर ना? लाइक हम लोगों ने एक बात कही थी कि A2 एंटीजन वो जरा क्या है? A2 एंटीजन एक वीकर एंटीजन होता है, हम लोगों ने बात कही थी ना स्टार्टिंग डेज में। डू यू रिमेम्बर गाइस? तब हम लोगों ने बात कही थी कि जब हम ए एंटीजन की बात करते हैं तो एक ए एंटीजन में भी हमारे पास दो तरह के डिफरेंट एंटीजन आ रहे हैं, A1 एंड A2, जिनमें A1 ज्यादा स्ट्रोंगर है एज कम्पेयर टू A2। तो A2 हमारे पास वीकर है तो वो जरा स्लो रिएक्शन करेगा, और जब हम ट्यूब टेस्ट में करेंगे तो वो हमारे पास उसके पॉजिटिव आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। वरना अगर आप लेट्स सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंपल स्लाइड पे टेस्ट किया और वो आपको ऐसा नजर आए कि वो सिर्फ लेट्स सपोज O है, या फिर वो बी के साथ ए भी पॉजिटिव था, तो हो सकता है कि वो आपके साथ सिर्फ बी पॉजिटिव आए। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, इधर हम लोग स्लाइड के जरिए से कर रहे हैं या फिर हम लोग टेस्ट ट्यूब मेथड से कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास दो तरह की ग्रुपिंग तकनीक आ रही होती हैं। एक होती है सेल ग्रुपिंग जिसे हम फॉरवर्ड ग्रुपिंग कहते हैं, दूसरी होती है सीरम ग्रुपिंग जिसे हम कहते हैं रिवर्स ग्रुपिंग।
सो अभी अभी हम लोगों ने जिसकी बात की थी उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड ग्रुपिंग या सेल ग्रुपिंग, यानी जिसमें हम लोग सेल की सरफेस पे मौजूद एंटीजेंस को चेक कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन एंटी सीरम। द नोन एंटी सीरम इज एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी एंड बच्चों एंटी डी सी एंटी डी। एंटी डी एंटीबॉडी। और सीरम ग्रुपिंग से आपको क्या समझ आ रहा है कि हम लोग पर्सन के जो सीरम के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज हैं हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नॉन एंटीजेंस वाले सेल चाहिए होंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंटीजन चाहिए। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि हम लोग एंटी बॉडीज को डिटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉन एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। नॉन ए और बी सेल हम लोग यूज कर रहे होते हैं, नॉन एंटीजन ए और बी वाले जो सेल हैं हम उनको यूज कर रहे होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई अब्दुल्ला बच्चे? इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ कि नहीं? क्लियर है बच्चों? यस मैम। मैम समझ नहीं आई बच्चे, आपको क्या समझ नहीं आई? वहां बच्चे आई जस्ट सेड के फॉरवर्ड में हम लोग सेल ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि सेल के एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन एंटीबॉडीज, नॉन एंटी सीरम। और जो सीरम ग्रुपिंग है उसमें हम सीरम को चेक करें और सीरम में क्या मौजूद होता है या प्लाज्मा के अंदर क्या मौजूद होता है। प्लाज्मा के अंदर बच्चों एंटी बॉडीज मौजूद होते हैं। हम लोग बेसिकली एंटी बॉडीज को डिटेक्ट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन एंटीजेंस या नॉन सेल्स। अब सेल ग्रुपिंग फॉरवर्ड की बात करते हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी अभी बात की। हम लोग पहले क्या करेंगे कि टेस्ट सैंपल जो हमने लेना है जिसमें हमारे सेल मौजूद हैं और हमें नहीं पता उनके अंदर क्या एंटीजन मौजूद है, हम उनकी 2 to 5% सस्पेंशन रेडी करेंगे। देन हम लोग 3 ट्यूब्स लेंगे, तीनों को हम लोग लेबल कर देंगे ए बी एंड डी। अब तीनों के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2-2 ड्रॉप्स ऐड कर देंगे, एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी डी एंटीबॉडी के तीनों में सेपरेट 2-2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। देन आप एक एक ड्रॉप क्या करेंगे, आपकी जो सेल की सस्पेंशन रेडी की है जिसका आपने ब्लड ग्रुप फाइंड करना है, आप उसके सेल की सस्पेंशन बना के जो आपने रखी है आप उसको उसके अंदर उसका एक एक तीनों ट्यूब्स के अंदर एक एक ड्रॉप ऐड करोगे। आप इनको अच्छी तरीके से मिक्स करोगे, देन आप इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। देन सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप चेक करोगे फॉर एग्लूटिनेशन। आप चेक करोगे फॉर एनी काइंड ऑफ हिमोलिसिस, एग्लूटिनेशन, या फिर बॉटम पे बैठा हुआ कोई छोटा सा बटन, या फिर एग्लूटिनेशन, या फिर हिमोलिसिस। इन तमाम केसेस में हमारे पास क्या होता है, ये टेस्ट पॉजिटिव होते हैं। बट देन अगर एग्लूटिनेशन है या नहीं है, इस चीज को हम लोग फर्दर माइक्रोस्कोपिकली भी चेक करेंगे कि हमारे पास माइक्रोस्कोप में कैसा रिजल्ट आ रहा है, एग्लूटिनेशन आपको नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही। इस तरह से फर्दर हम लोग चल रहे होते हैं। दूसरा मेथड, ये हम लोग ने अभी बात कर ली क्यूब मेथड की फॉरवर्ड ग्रुपिंग को लेके। सेम हमने बात की थी आगे स्लाइड टेस्ट को लेके। देन ये सारा का सारा उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप करते हो पिक्चर्स के साथ। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे छोटा सा बॉटम में क्या बना हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि आपको जैसे छोटे से दाने दानेदार सा कुछ नजर आ रहा है इस तरह, और यहाँ पे एक छोटा सा बटन बना हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रिएक्शंस हैं। देन रिवर्स ग्रुपिंग में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने नॉन एंटीजेंस लेने हैं, नॉन एंटीजेंस वाले सेल लेने हैं और उनकी सस्पेंशन रेडी करनी है। नॉन एंटीजन है और जो पर्सन का सीरम है उसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं, यू हैव नो आइडिया अबाउट दोज एंटीबॉडीज कि वो कौन सी एंटीबॉडीज हैं। बच्चों किसी और का भी मिक्स हुआ है क्या, समझ नहीं आ रही आपको? अच्छा अब आपने 3 ट्यूब्स लेनी है,
3 ट्यूब्स लेनी है, उनके ऊपर आपने ए बी एंड ओ सेल मार्क करना है। पहले हम लोगों ने एंटीबॉडीज नोन ली थी, अब हम लोग एंटीजेंस नोन ले रहे हैं, नॉन एंटीजेंस ले रहे हैं। दो दो ड्रॉप्स आपने तीनों में उसमें क्या करने हैं, पहले आपने सीरम ऐड करना है, देन आपने एक एक ड्रॉप जो है वो नॉन सेल्स का, नॉन एंटीजेंस का ऐड करना है, देन आपने सेम वही वाला प्रोसीजर चेक करना है। अब बच्चों पहले हम लोगों ने बात कही थी कि अगर एंटी ए एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन आ रहा है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए वाला होगा। लेकिन जब हम लोग सीरम ग्रुपिंग की या रिवर्स ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं तो बात हो जाएगी उल्ट, बात क्या हो जाएगी, रिवर्स। अगर एक पर्सन की बॉडी के अंदर आपको रिएक्शन आ रहा है, लेट्स सपोज ए वाले सेल के साथ, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर कौन से वाला एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, अगर ए वाले सेल के साथ रिएक्शन आया है तो उस पर्सन की बॉडी के अंदर कौन से वाली एंटीबॉडी मौजूद होंगी, बी हाँ बच्चे हम लोग एंटी बात ए। कर रहे हैं एंटी ए। हमने अभी अभी स्टार्ट में बात कही थी बच्चे ये कि एंटीजन के साथ एंटीबॉडी मैम उस वक्त रिवर्स, रिएक्शन करेंगी जब रिवर्स में वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट होगी। अगर वो उसके अगेंस्ट नहीं है, वो दूसरे वाली एंटीबॉडी है, तो वो तो रिएक्शन करके एग्लूटिनेशन ही नहीं कोस करी। सो आई जस्ट सेड कि नॉन एंटीजन है, एंटीजन क्या है, ए एंटीजन है। तो ए एंटीजन के साथ जो पर्सन के सीरम के अंदर ए एंटीबॉडी थी, अगर उसने बाइंड किया तो उस केस में उसका ब्लड क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप उस एंटीबॉडी के रिवर्स होगा। जो हम लोग स्टार्ट में बात करते आ रहे थे कि अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें बी वाली एंटीबॉडी होंगी। तो अगर एक आपका रिवर्स ग्रुपिंग में आपके पास रिएक्शन बी एंटीबॉडीज वाला आ रहा है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। ए होगा, रिवर्स होगा। स्टार्ट से फ्रॉम द वेरी स्टार्ट डे हम लोग अभी तक यही तो बात करते आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास रिएक्शन जो होता है वो रिवर्स होता है, बेसिकली उसका रिजल्ट क्या होते हैं वो रिवर्स होते हैं। अब ये ग्लूटिनेशन की ग्रेडिंग है, अच्छी खासी ग्लूटिनेशन होके इसने बिल्कुल एक बटन सा बना दिया है, थोड़ी डिस्पर्स है, देन फर्दर डिस्पर्स है, ये काफी ज्यादा डिस्पर्स है, और ये ऑलमोस्ट नो एग्लूटिनेशन है। इस तरह से करके होती है। सो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा फॉरवर्ड ग्रुपिंग के बारे में, हमने पढ़ा रिवर्स ग्रुपिंग के बारे में। छोटे छोटे क्वेश्चन करती हूँ कि एक पर्सन का मैंने रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के जरिए से टेस्ट कर रही थी, तो मैंने नॉन सेल लिए, ए सेल और बी सेल लिए, और डी वाला जो एंटीजन था वो भी मैंने सेल लिए। तीनों का मैंने तीनों में ऐड किया। मैंने पर्सन का मैंने सीरम ऐड किया या प्लाज्मा ऐड किया। उसके बाद मेरे पास जो रिएक्शन पॉजिटिव आया वो मेरे पास पॉजिटिव आया इन बी वाली वाइल के अंदर। समझ आ रही है बच्चों आपको? अगर यस वो मेरे मैम। पास बी वाली वाइल के अंदर पॉजिटिव आया है तो मेरे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। ए ए होगा। होगा। और अगर मैंने फॉरवर्ड ग्रुपिंग की और मेरे पास रिएक्शन आया पॉजिटिव इन ए वाले के अंदर, तो मेरे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। ए ही होगा। बिकॉज फॉरवर्ड में वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है रिएक्शन उसका, और जो रिवर्स है उसमें उसका रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अभी तक आपको समझ आ गई है? अच्छा यस। बच्चों यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि रिवर्स ग्रुपिंग में डी वाला ऐड नहीं हो रहा होता, रिवर्स में डी वाला ऐड नहीं हो रहा होता, बिकॉज आपको पता है कि डी वाली एंटीबॉडीज नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज नहीं है। बच्चे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ना इनका रिएक्शन तेज हो जाता है, और अगर वो एग्लूटिनेट कर रहे हैं तो वो जो हमारे पास रिएक्शन, एक तो रिएक्शन फास्ट हो गया अब्दुल्ला बच्चे, और दूसरा ये कि जब वो रिएक्शन हो गया तो उसके बाद जो हमारे पास सेडिमेंट बनेगा वो जल्दी से नीचे बैठ जाएगा और आपको देखने में आसानी होगी। रिवर्स का मेथड बता दूं, रिवर्स का मेथड बच्चे ये है कि मैंने नॉन सेल लेने हैं, नॉन सेल लेके मैंने उनको तीनों में
अच्छा मैंने लेनी है नॉन सेल। नॉन सेल लेके मैंने इनको, नॉन सेल कौन कौन से लेने हैं आपने? ए के सेल, बी के सेल और ओ के सेल। ए के सेल, बी के सेल और ओ के सेल, ये आपने नॉन सेल लेने हैं। नॉन मतलब जान पहचान वाले सेल होते हैं, जिनका आपको पता हो कि इनके ऊपर कौन से एंटीजन मौजूद है। देन आपने इनको आपने ट्यूब्स लेनी है, आपने ट्यूब को लेबल कर देना है ए बी एंड ओ। यानी कि एक में आप ए ऐड करोगे, दूसरे में आप बी वाले सेल ऐड करोगे और तीसरे में आप ओ वाले सेल ऐड करोगे, जिनके ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद आवाज आ रही है बच्चों? ओ के ऊपर कौन सा एंटीजन होता है? नो एंटीजन। दो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता। अब आपने क्या करना है, कोई आपने एंटीजन। 3 ट्यूब्स लेनी है। तीनों ट्यूब्स में आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपने सीरम लिया है अपना पर्सन का, जिसका आपने ब्लड ग्रुप नोन जानना है, आपने क्या करना है, आपने उसका सीरम का दो ड्रॉप्स तीनों में ऐड कर देना है, तीनों में। देन आपने तीनों ट्यूब्स में बारी बारी करके, एक में ए वाले सेल, दूसरे में बी वाले सेल और तीसरे वाले में एक ड्रॉप आपने ओ वाले सेल का ऐड करना है। देन आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। देन आपने देखना है कि रिएक्शन आया है कि नहीं आया है। अब फॉरवर्ड में हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल रहा है, लेकिन